नाज़रीन आदाब। 10 अगस्त 2017 की रात 7:30 बजे गोरखपुर के एक हॉस्पिटल में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। तकरीबन 63 बच्चे मारे गए। बताया गया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी की वजह से यह हादसा पेश आया। उस वक्त जो डॉक्टर वहां पर मौजूद थे, डॉक्टर कफील खान, उन्होंने कोशिश की, सबसे जूनियर कंसल्टेंट थे, कोशिश की कि सिलेंडर्स मुहैया किए जाएं और हॉस्पिटल में जितनी ज़्यादा हो सके ऑक्सीजन फराहम की जाए, लेकिन वो अपनी कोशिश में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके और 63 बच्चे मारे गए। आज हमारे साथ डॉक्टर कफील खान साहब गवाह स्टूडियोज में जुड़े हैं और हम इस पर ही इनसे बातचीत करेंगे। इससे पहले जब ये हैदराबाद तशरीफ लाए थे तो द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी इस किताब की रस्म इजरा थी, इसकी रिलीज थी जो यहीं पर इसी स्टूडियो में हुई थी। अब उर्दू की एक बुक आ रही है, इसे लेकर डॉक्टर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर कफील खान साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम। अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताइए कि हैदराबाद आने का आपका मकसद क्या है इस विजिट का? इस विजिट का एक तो मकसद ये है कि जिसे आपने कहा गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी अब उर्दू में आ गई है, हमारी ज़बान है। और मुझे लगा कि इंग्लिश के बाद जो है हिंदी और उर्दू में भी इसकी जो है इसको आना चाहिए, और इसके लिए मैं आया हूँ। दूसरा, आपको पता होगा कि जब सरकार ने सीए एनआरसी के दौरान जब उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया था, तो उस वक्त मथुरा जेल से निकलने के बाद मुझे राजस्थान शिफ्ट कर दिया गया था। तो 4 साल राजस्थान रहा। अब गवर्नमेंट वहाँ चेंज हो गई है तो उन्होंने भगा दिया है। घर वालों को लगा कि बेटर है साउथ इंडिया चले आए हैं। तो हैदराबाद इस बार इस मकसद से आया हूँ कि शायद जो है ठिकाना मिल जाए और यहाँ पर सेटल होना है। सेटल होना चाहता हूँ। आई ऑलवेज से अब एक फीलिंग आती है कि आई एम अ रिफ्यूजी इन माय ओन कंट्री। अपनी जबान, अपना खान पान, अपने लोग, अपना कल्चर। हैदराबाद में जितनी बार आया हूँ, आपने इंग्लिश बुक की बात की, 2019 में इसी ऑडिटोरियम में हमने एक हेल्थ फॉर ऑल मुहिम लॉन्च की थी 2019 जनवरी में। तो हैदराबाद मुझे बहुत दिल के करीब लगा और लोगों ने मुझे दिल के करीब रखा। इस वजह से जब ये घर में डिस्कशन हुआ कि अब किस स्टेट जाएंगे हम, जी। तो हैदराबाद को चुना गया। कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए, और इतना अरसा बीत गया, 8 साल तकरीबन, 9 साल तकरीबन हो रहे हैं इस ट्रेजेडी को लेकर। क्या बदला है इन 8 सालों में? बहुत कुछ। जिंदगी मुझे तो लगती है कि अल्लाह क्या इम्तिहान लेना चाहता, कितना लंबा ये इम्तिहान चलेगा। एक डॉक्टर था जिसको शायद कोई, उस गोरखपुर के छोटा सा जो शहर है ईस्टर्न यूपी, आपके घर से हॉस्पिटल जाना, वापस आके वाइफ और बच्चों और अम्मी जान के साथ टाइम गुजारना, ये मशगूलियत थी। पता नहीं था कि जिंदगी जो है एक इंसिडेंट से पूरी अपसाइड डाउन हो जाएगी। आज ना अपने पास घर है, नौकरी से निकाल दिया गया हूँ। इन 8 सालों में 3 बार जेल जा चुका हूँ, 500 दिनों से ज्यादा जेल में रहा। आज अम्मी जान गोरखपुर में है, मैं हैदराबाद में हूँ। तो चीजें बहुत बदल गई, पर ये सिर्फ निगेटिव बात की मैं। बहुत चीजें पॉजिटिव भी। पॉजिटिव ये कि कहते हैं कि अगर आपने किसी एक की जान बचा ली तो भी जो है आपका जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। तो मुझे अफसोस नहीं है। अगर फिर से मौका दिया जाए तो उस रात के लिए, अगर ऐसा कुछ जिंदगी में हुआ तो मैं फिर से जाऊंगा। तो उस रात 313 बच्चे थे, हम 63 नहीं बचा पाए लेकिन बहुतों को बचाया। दूसरे, एक छोटे से शहर के एक छोटे से डॉक्टर के बजाय आज अल्लाह ने इस इज्जत से नवाजा है कि पूरी दुनिया जानती है। और देश के किसी भी कोने में चला जाता हूँ, मतलब मैं चाहे बिहार चले जाऊँ, चाहे झारखंड चले जाऊँ, चाहे केरल चले जाऊँ, चाहे तमिलनाडु चले जाऊँ, चाहे हैदराबाद की सड़कों पे घूमूं, लोग गले लगाते हैं, लोग प्यार करते हैं, लोग इज्जत देते हैं। शायद ये इज्जत कभी भी ना नसीब पाता। नेकी कर दरिया में डाल जैसी कहावत है। नेकी कर और जेल में जा, ऐसा आपके साथ हुआ है। आपने कोशिश की जान बचाने की और गवर्नमेंट ने आप पर इल्जाम लगाया। क्या हालात थे उस वक्त, और सबसे खतरनाक बात उस दिन जो हुई आपको जो याद है वो हमें बताइए। इंसिडेंट को तो 8 साल गुजर गए, और आज भी वो रात मुझे याद आती है। एक चीजें नहीं थी, बच्चे तो हर आधे एक घंटे पे एक बच्चे की मौत हो रही थी। पर्टिकुलर अगर आप बात कीजिए तो एक बच्ची थी 3 ईयर ओल्ड, जब हम लोग उसको अम्बू बैग, ऑक्सीजन नहीं थी तो अम्बू बैग जो होता है, मैनुअल पंप होता है, उससे आप ऑक्सीजन बच्चे को दे सकते हैं, जो एनवायरमेंट की ऑक्सीजन को कंसंट्रेट करके बच्चे की लंग्स में देता है। तो उसको हम कर रहे थे और अचानक ही बच्चे ने जो है, वो पल्मोनरी हेमरेज हुआ होगा, पल्मोनरी एडिमा की वजह से जो भी फ्रॉथिंग, पिंक फ्रॉथी ब्लड बाहर आने लगा, एंड शी डाइड। एंड उसके माँ बाप के साथ हम सब रोए, क्योंकि पूरी रात जो है बच्चों की मौतों का सिलसिला जारी रहा। हम लोग कहने को तो हम लोगों ने उन 54 आवर्स में
500 सिलेंडर लाए, लेकिन वो शायद इनफ नहीं थे। तो उस रात को मैं बहुत याद नहीं करना चाहता हूँ। इतने साल गुजर गए और ये जो टेरर्स थे, हॉरर्स थे, उस रात के बाद जो चलते रहे, आपके भाई पर शॉट्स फायर किए गए, ठीक है, आपको जॉब चला गया, हरासमेंट कंटिन्यू हुआ, 500 दिन आपने जेल में गुजारे, ठीक है, इसके बाद की ज़िंदगी जो है उसे आप कैसे देखते हैं? खासकर उस एंगल में जब आपको जो है, आप एक हॉस्पिटल में आप कोशिश कर रहे थे जान बचाने की, और अब वहाँ से आपको इसका ये सिला मिला, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? हम अपने ही शहर में, जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मेरी परवरिश हुई, जहाँ से मैंने प्राइमरी एजुकेशन ली और जहाँ मेरी मतलब कई जनरेशन रही, उसी शहर में हम अनटचेबल हो गए। मुझे याद है कि जिस दिन मेरी गिरफ्तारी हुई थी 2 या 3 सितंबर 2017, तो अम्मी जान और भाई लोग हज करने गए हुए थे। घर में मेरी वाइफ और एक 11 महीने की बच्ची उस वक़्त मेरी थी, और मेरी भाभी और उनका लड़का, मतलब ये लोग थे। और मेरे ही रिश्तेदारों में जो अगल-बगल थे, मेरे ही नेबर्स ने उस दिन किसी ने आके पूछा भी नहीं कि सेवइयाँ आपके यहाँ बनी कि नहीं? कुर्बानी हुई कि नहीं? 8 सालों में मेरे भाई का बहुत अच्छा बिज़नेस था, इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम था, उसको ख़त्म कर दिया गया। तो एक तरह से हम अपने ही शहर में अछूत हो गए। ना कोई मिलना चाहता है, आज भी डरते हैं सब कि अगर डॉक्टर कफ़ील के साथ अगर अटैच हो गए तो शायद जो डॉक्टर कफ़ील के साथ हो रहा है वो उनके साथ भी हो। लेकिन इसके साथ मैं फिर से ऐड करना चाहूँगा कि जो प्यार इज़्ज़त अल्लाह ने दी है, मतलब मुझे शायद जो वो नहीं मिलती। और वो इंसिडेंट के बाद, और सिर्फ़ वो इंसिडेंट नहीं हुआ, आपको सरकार ने सिर्फ़ मुझे जो इंसिडेंट हुआ था उसके लिए पेनलाइज़ सिर्फ़ नहीं किया। मैं तो 7 महीने बाद हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा कि कोई मैंने मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं किया है, कोई करप्शन नहीं किया है, कोई जो है इनका दोष नहीं था। उसके बाद मुझे जो है एनएसए लगा दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मुझे टेररिस्ट करार दिया गया और वो फिर से जो है 7 महीने जेल रखा गया। तो सरकार ने तो अपनी पूरी कोशिशें की कि जो है मैं जेल के अंदर ही ज़िंदगी गुज़ार दूँ और निकल ना पाऊँ, पर मैं जुडिशरी का भी बहुत एहसानमंद हूँ और लोगों का भी एहसानमंद हूँ, जो लोगों ने मेरे लिए आवाज़ उठाते रहे और जुडिशरी को सुनना पड़ा। इतना अरसा बीत गया, 6 साल बाद हमने देखा कि एक सुपरस्टार शाहरुख खान की फ़िल्म है जवान, जो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, और उसमें एक अहम किरदार है जो बिल्कुल आप पर बेस्ड है। क्या कहना है इसके बारे में? जवान मूवी का जो डॉक्टर इरम का कैरेक्टर है, वो इसी द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी के 6 चैप्टर्स के बेस्ड है। मैं हमेशा से अटली का और शाहरुख खान का जी का शुक्रगुज़ार रहूँगा कि उन्होंने उन बच्चों की और मेरी कहानी को ग्लोबली पहुँचा दिया। मतलब नाउ एवरीबॉडी द होल ओवर द वर्ल्ड नोज़ अबाउट दिस इंसिडेंट। मेरी जो जद्दोजहद है, मैं जैसे आपने कहा कि आपसे सरकार की जो लड़ाई है, मैं कोई सरकार से लड़ाई नहीं कर रहा। कि मेरी मेरी हमेशा से, और इस बुक पे ही मैंने लिखा है कि मेरी ये कोशिश है कि जो 63 बच्चे मरे हैं उनको इंसाफ मिले, क्योंकि माँ-बाप ने अपने सामने अपने बच्चों को दम तोड़ते हुए देखा। दूसरा जो मैं चाहता, मैंने देखा कि जो गोरखपुर में जो हुआ, इट वाज़ जस्ट अ ब्रूटल फेस ऑफ आवर ब्रोकन हेल्थ सिस्टम। जो ट्रेजेडी 2017 में गोरखपुर में हुई, वो पूरे इंडिया ने और खासकर मेट्रोज़ ने 2021 की कोरोना की सुनामी के टाइम में देखा। जी। मतलब आपको ऐसे बता दूँ कि जो मेट्रोज़ हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद के लोग ये सोचते हैं, जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, कि हेल्थ इज़ अ कमोडिटी, जब जिस दिन चाहेंगे हम पैसे फेंकेंगे और हमें इलाज मिल जाएगा। 2021 कोविड की जो सेकेंड वेव सुनामी थी, जिसमें हमने जो है शमशान घाट में एक पैर के ऊपर दूसरे पैर लोगों को जलते हुए देखा, कब्रिस्तान भरे हुए देखे। उसमें इस प्रिविलेज्ड क्लास को भी ऑक्सीजन के लिए, दवा के लिए और बेड के लिए तड़पना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा, मरना पड़ा एक्चुअली। पर हकीकत ये है कि हमारे 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हर रोज़ वो दर्द सहती है। तो मेरा अपना जो वो है, मैंने कहा ना कि इस गवाह के, इस मीडिया प्लस के इसी ऑडिटोरियम में हमने हेल्थ फॉर ऑल, जो कि मेरा अपना ज़िंदगी का मकसद है कि जो हमारी हेल्थ एक्सपेंडिचर है, जो 1.5 1.75 पे आके अटक गया है,
5% ऑफ द जीडीपी पे खर्च किया जाए, ताकि एवरी इंडियन सिटीजन शुड हैव एटलीस्ट इमरजेंसी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट नियर टू देयर होम टाउन। जवान का आपने जिक्र किया, एक और बात हाल ही में मशहूर हुई थी कि शाहरुख खान ने आपको 20 करोड़ रुपए दिए इस स्टोरी के रोल के लिए। क्या सदाकत है, क्या सच्चाई है इस बात में? पूरी तरह से याद है, मैं आज तक शाहरुख खान से नहीं मिला हूँ। हाँ, उनकी टीम से कभी एक बार बात हुई है, वो भी उन्होंने, जब मैंने लेटर लिखा था मूवी आने के बाद, तब की बात है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस को शायद भरोसा था और इस वजह से शायद मेरे ऊपर मुकदमे किए गए वहाँ पे। क्या लिखा था आपने लेटर में? मैंने उनको ये शुक्रगुज़ार हूँ मैं उनका। उन्होंने कहा आई जस्ट रोट कि व्हाट यू हैव डन, आई थिंक नोबडी डेयर टू डू दैट। और उन्होंने देश के हालात की, ना सिर्फ मेरी हेल्थ सेक्टर की, उन्होंने किसानों की भी बात की थी, उन्होंने आर्मी की में करप्शन की बात की थी, पोल्यूशन की बात की थी। कई मुद्दों को एक साथ उठा के उन्होंने किस तरह से जो है देश के सामने लाया, उसके लिए मैंने उनको कहा था। और मैंने ये ज़रूर कहा था कि जो है मुझे लगता है कि वो मूवी इस किताब पे बनी है और आपने जो किया है वो इट्स लाइक वेकन अप हो। ये किताब क्यों लिखी आपने, इसके बारे में बताइए। मेरी एक बचपन से आदत थी, जो है मैं जब सोता था तो कुछ पन्ने लिखता था, क्या हुआ दिन में, क्या नया सीखा, क्या जो है फीलिंग्स है उस मोमेंट की। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत से इमोशंस आते हैं जो उस वक्त के होते हैं। उसके बाद अगर आप उस इमोशंस, उस लम्हे को 2 साल 1 साल बाद सोचिएगा तो वो फीलिंग नहीं आ पाती। अ, तो मैं लिखता था, तो जेल में भी एक रूटीन बन गई थी कुछ लिखने की हर रोज़। उन्हीं पन्नों को मैंने जब जेल से बाहर आया तो मेन ऑब्जेक्टिव था कि देखिए, आज भी 8 साल बाद हम जब बात कर रहे हैं तो डॉक्टर कफ़ील की बात कर रहे हैं, उन 63 बच्चों की बात नहीं करते। तो मेरा मेन उद्देश्य, मेरा मकसद था कि इस किताब के ज़रिए उन 63 बच्चों की कहानी लोगों तक पहुँचाई जाए जो जस्टिस के लिए वेट कर रहे हैं। दूसरे, रियल ट्रेजेडी क्या थी? जब ये इंसिडेंट हुआ तो मीडिया ने जो है और इस तरह से डिवाइड कर दिया कि हम इसे हिंदू मुस्लिम की एंगल से देखने लगे। हालांकि जब मैं उस रात गया था तो अल्लाह जानता है कि मेरा, कि मैंने उन बच्चों को, ना हिंदू है कौन मुस्लिम है, वो सारे गरीब के बच्चे थे। तो उस सच्चाई को कौन जिम्मेदार था, क्या फैक्ट था, उसके साथ मैं बुक को लिखना चाहता था। ये डॉक्यूमेंट है। बहुत से लोग कहते थे सरकार से नहीं लग सकते हो, सीएम से आप लड़ नहीं सकते, सीएम से आप स्ट्रगल नहीं कर सकते। तो हाँ, ये तो मूवीज में होता है, हाँ? मूवीज में ही होता है ऐसा। हाँ, मूवीज में होता है। आप उनसे चुप हो जाओ, नहीं तो जैसे आपको बार बार जेल भेजना है, ऐसे ही जिंदगी आपकी खत्म कर देंगे। तो हमने कहा ठीक है, किताब लिख देते हैं। किताब एक दस्तावेज होता है। आज योगी आदित्यनाथ ना रहें, डॉक्टर कफील ना रहें, 100 साल बाद भी इस कहानी को पढ़ा जाएगा और डॉक्टर गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेनिंग को याद किया जाएगा। इन बच्चों को इंसाफ दिलाने की आपने बात की, क्या स्टेटस है इनकी फैमिलीज का, क्या इन्हें इंसाफ मिला इन 8 सालों में? हाँ, एक पिक्चर है जो बहुत वायरल हुई थी, उस दिन की है जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था। ये देखेंगे, भविका मेरी गोदी में है और उसकी माँ और उसकी दादी रो रही हैं। आज भविका, जब मैं लास्ट मिला था तो 6 साल की थी, अब 8 साल की हो गई होगी। वो घूमती है, टहलती है, खेलती है, वो स्कूल जा रही है, तो वो खुशी मिलती है। तो उन 63 बच्चों के परिवार के साथ तो मेरा फैमिलीज के साथ कांटेक्ट है। मैं उनको एश्योरेंस दे पाता हूँ, कभी उनको इंसाफ सरकार की तरफ से उनकी अपनी जो डिमांड है कि उनकी कम से कम घर में किसी एक को नौकरी मिले और कुछ 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की जो बात हुई थी उनको मिले। सबसे इम्पोर्टेंट मेरा अपना कहना है कि सरकार सामने का है और वो उस बात को एक्सेप्ट करे, नो कि हमारी गलती से इन बच्चों की मौतें हुई हैं और अब सरकार माफी मांगे। क्या ऐसा कोई ठोस काम किया गया कि इस तरह के ट्रेजेडी को आगे रोका जा सके, उत्तर प्रदेश में भी और नेशनल लेवल पर भी? आई थिंक नाउ दे डेवलपिंग द सिस्टम कि कहीं भी ड्रग्स की या फिर ऑक्सीजन की या किसी चीज़ की इमरजेंसी कमी हो तो उसको ट्रैक किया जा सके। जो नेशनल है हॉस्पिटल सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। और गोरखपुर में अगर ऐसे पर्टिकुलर बात किया जाए, इस इंसिडेंट के बाद वहाँ एक और मेडिकल कॉलेज, बल्कि एम्स खुल गया। और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था, वहाँ भी 500 बेड का एक पीडियाट्रिक विंग नया खोल दिया गया। तो वर्क हुए, दैट इज ट्रू। अच्छी बात है। यस, कहते हैं कि कभी न कभी कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती है
अल्टीमेटली उसका रिजल्ट अच्छा ही आता है। तो चाहे उस इंसिडेंट के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आया है, पर बीआरडी हॉस्पिटल के लिए एक अच्छा काम हुआ। जी, हॉस्पिटल की तो बात हो गई, आपके जॉब का जो स्टेटस है वो क्या है? आप हॉस्पिटल से जो है निकाल दिए गए थे, अब क्या स्टेटस? बीआरडी हॉस्पिटल से मुझे 22 अगस्त 2017 को सस्पेंड किया गया था, और जिसको हाई कोर्ट से जब मुझे ये मिल गया कि मैंने कोई मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं किया है, उत्तर प्रदेश के सरकार की खुद चीफ सेक्रेटरी की इंक्वायरी रिपोर्ट्स ने जब मुझे इस बात को माना कि मैं उस रात गया था और 500 सिलेंडर आए थे, हर बच्चे की जान बचाने की कोशिश की थी, तो हाई कोर्ट ने मेरे सस्पेंशन पे स्टे दे दिया। 10th ऑफ अगस्त को नेक्स्ट डेट थी, जब सरकार कोर्ट ने ये सरकार से पूछा था कि आप डॉक्टर कफील की बहाली क्यों नहीं कर रहे हैं। 9th ऑफ नवंबर को मुझे टर्मिनेट कर दिया गया 2021 में। जनवरी 2022 में मैंने हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश में अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ केस किया हुआ है, और आप 3 साल होने जा रहा है, डेट पे डेट मिलती है, कोई इंसाफ नहीं मिला। जेल के जो 500 दिन आपके गुजरे, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स में सेकंड जेल में एक दिन भी गुजारना बहुत मुश्किल होता है, 500 दिन आपने गुजारे, जेल में क्या हालात थे? जब पहली बार जेल गया था तो एक मायूसी थी, मतलब समझ नहीं आता था कि डॉक्टर होके चार दीवारों के बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन कभी किसी ने छुआ नहीं था। वो टॉयलेट साफ करना, उन इतनी बड़े हॉल में 100 लोगों के बीच, हार्डकोर क्रिमिनल के बीच में रहना, एक ही टॉयलेट होना। जब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया था और मुंबई से स्पेशल टास्क फोर्स, जिसको एसटीएफ कहते हैं, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की एसटीएफ ने मुझे मुंबई एयरपोर्ट से जब उठाया था, अलीगढ़ पहुंचने में उन्होंने 3 दिन लगा दिए थे। 29 जनवरी को मुझे गिरफ्तार किया गया था और 2 तारीख को मुझे मथुरा जेल में रखा गया। उन घंटों में मुझे याद है, आप दिन की बात छोड़ दीजिए, मुझे पता भी नहीं था दिन कैसे बीत रहे हैं। मतलब वो नॉर्मल पुलिस नहीं थी, मुझे लगता है वो एसटीएफ जिन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था वो तो मुझे दिखते भी नहीं थे। वो अलग अलग बिल्डिंगों में ले जाया जाता था, एक बड़ा सा एम्प्टी रूम होता था जिसमें कुछ फर्नीचर होते थे, दीवारें जो है गंदी रहती थी, लाइट लाइट डिम रहती थी, और नंगा कर देते थे। एक आदमी पैर पकड़ लेता था, एक आदमी हाथ पकड़ लेता था, और जब मारते थे तो रुकते नहीं थे। मुझे लगता है कि मैंने उनकी आंखों में जो जितनी नफरत दिखी है, वैसी कभी नफरत मैंने किसी में नहीं देखी है। ये पूरी चमड़ी छील दी थी, और वही कहते थे कि तू डॉक्टर होकर सीएनआरसी में तुम क्यों कूदे हो, तुमने एक ऐसी कोई चीज़ ईजाद की है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिली है, मतलब एसटीएफ को इंफॉर्मेशन मिली है कि मैं कफील ने कोई ऐसी चीज़ ईजाद की है जिससे लाखों लोग मर जाएंगे। उस वक्त कोविड जो है नया नया फैला हुआ था। मैंने कहा भाई, अगर ऐसी बात है तो आपको कोविड की बात कर रहे हो, मैं डॉक्टर हूँ, कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, कोई चीज़ याद कर दूंगा। आप व्हाट्सएप हमें है, ये इंफॉर्मेशन मिली है कि आप जो है जापान गए थे सरकार को गिराने के लिए। और मैंने कहा मेरा पासपोर्ट जो है जुडिशियल उसमें अभी है, मैं इंडिया से बाहर विदाउट जुडिशियल उसमें जा नहीं सकता, और जापान क्यों बात करो, तो पाकिस्तान की बात करो। हाँ, एक आदमी सरकार कैसे गिरा सकता है। बहरहाल वो 3-4 दिन बहुत गंदे थे, मतलब कैसा था लाइफस्टाइल वहाँ पर, खाना पीना रहना क्या था जेल के अंदर? खाना तो नहीं दिया। पहली बार ज़िंदगी में एहसास हुआ कि भूख जो होती है वो हर चीज़ भुला देती है। मतलब जब मुझे याद है जब मथुरा जेल में पहुंचा था, तो मैं लिटरली जेलर के पैर पकड़ के रोया था। एक गिलास पानी दे दो, एक रोटी दे दो, यही चिल्ला रहा था। और मैं, यकीन करिएगा कि अगर वो कहता कुछ भी लिख दे दो, कहीं में भी साइन कर दो, तो मैं कर लेता। भूख ऐसी चीज थी, पहली बार जिंदगी में। मैंने बताया कितना मारते थे कि ये चमड़ी हिल गई थी, छिल गई थी पूरी, कि मैं पेट के बल सोता था, लेकिन वो दर्द खत्म हो गया था, बस भूख का एहसास होता था। लेकिन जेलर ने खाना दिया नहीं, उसने मुझे जेल में एक होती है तन्हाई, वहां बंद कर दिया। और तन्हाई में मुझे, अरे लगता है कि जिसे बंद करके भूल गए। मतलब इससे पहले भी जेल गया था तो सुबह और शाम गिनती होती थी, वो भी नहीं होती थी, और मैं जेल की सलाखों को पकड़ के चिल्लाता था, कोई है, कोई है, कोई है, खाना दे दो, पानी दे दो, खाना दे दो, पानी दे दो, और कोई भी नहीं आता था।
पेशाब करने जाता था तो इस्तिंजा के लिए तो बूंद बूंद गिरता था, जैसे लगता था कि कोई यूरेटिक स्टोन हो गया हो। घास जो जो तन्हाई के बाहर की जो घास थी उसको उखाड़ खाया है। मैंने अपनी शर्ट को चबाया है। और मुझे लगता है कि जब चिल्ला चिल्ला के उठता था तो कभी रात कभी दिन, मतलब रोशनी से पता चलता था कि मतलब ये दिन है एक ही रात है। एक टाइम ऐसा आया कि जब मुझे हवा में ही मतलब नजर आने लगे चिकन, बर्गर, पिज्जा, सब कुछ, मटन। और मैं दौड़ता था उनको पकड़ के खाने। तो इस बार का जो लास्ट बार का जेल का एक्सपीरियंस था बहुत, बाद में भाई ने कोर्ट से लेके आए तब मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। तो जेल वाज बैड। जेल में जब आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से पहले जब आप बड़े बड़े क्रिमिनल्स के बीच में पहली बार पहुंचे तो क्या लगा आपको? कैसे लोग थे वहाँ पर? देखिए, ज्यादातर तो जो लोग थे वो पिटी क्राइम्स के थे, जो चोरी की थी या झगड़े के, घर के झगड़े थे या मोहल्ले में झगड़े थे, मारपीट किए थे ज्यादातर। कोई और डॉक्टर भी था वहाँ पर कभी? हमारे ही ग्रुप में 9 डॉक्टर गिरफ्तार हुए तो उसमें 4 डॉक्टर ही थे। एक तो पॉपुलेशन थी उनकी, दूसरा पॉपुलेशन जो थी उसकी जो एक्ट है, एक डाउरी एक्ट, एक SC/ST एक्ट, और एक ये पास्को एक्ट के बच्चे, मतलब वो मुजरिम थे। पर एक चीज स्ट्राइकिंग थी कि इंडिया में जो कहते हैं कि 20% पॉपुलेशन जो है मुस्लिम्स की है, पर जेल में 40% से ज्यादा थी। गोरखपुर जेल की बात करो, और ट्रीटमेंट जो होता था वो बेस्ड होता था कि आपकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, आप कितना पे कर सकते हो। मतलब अगर, जिसे मैंने कहा ना कि मेरा एक काम था कि सुबह शाम टॉयलेट साफ करना, जी। तो अगर आप वो नहीं करना चाहते हो, हालांकि वो चीज़ें मेरे ऊपर से लागू नहीं होती थी, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो कुछ ना 2,000 रुपये या 1,000 रुपये पे करने पड़ते थे हफ्ते के, महीने के हिसाब से, जिस जैसे आपके क्राइम है, डिपेंड करता था आप क्राइम की ग्रेविटी काम में। तो जिस जिस आपने कहा बड़े क्रिमिनल की बात कर रहे हैं, तो वो बड़े क्रिमिनल नहीं थे, वो बड़े पॉलिटिशियन थे। जिस हॉल में हम रहते थे उसमें 170 180 लोग एक साथ रहते थे, यानी कि आपको 2 फुट बाई 6 फुट की जगह से ज्यादा मिल नहीं पाती थी। आप सोते थे, किसी का पैर आपके ऊपर पड़ा रहता था, और ऐसे करके लोग सोते थे पूरे वहां तक। और टॉयलेट एक ही होता था, 180 लोगों के बीच में एक टॉयलेट। आप सोच सकते हो क्या प्रॉब्लम होती होगी। बगल में ही सेम हॉल, इतने ही बड़े हॉल में एक मंत्री जी रहते थे जिनको आजीवन कारावास में लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ था। वो अकेले पूरे हॉल में रहते, उनके लिए टीवी भी थी, बेड भी था, मतलब टॉयलेट भी का पूरा अच्छा टाइल्स किया था। तो वो मैंने स्ट्राइकिंग डिफरेंस देखा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले कहा है कि जातियों के हिसाब से वहां पे काम बांटे जाते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। पर वो ट्रुथ था, मैंने देखा था कि मतलब अगर कोई दलित है तो उसको टॉयलेट साफ करना और नाली साफ करने की काम दिया जाएगा। कोई जो है नाई है तो उसको काम का बाल काटने का ही दिया जाएगा। कोई बैकवर्ड क्लास है तो उसको खाना बनाने का काम दिया जाएगा। अब अलग अलग बैरक भी होते थे, यादव बैरक, तो पंडित बैरक, समझ रहे, ठाकुर बैरक, ऐसे बैरक भी होते थे। तो लाइफ जेल में जो ऐसा नहीं है कि जो हम बाहर सोशली देखते हैं वो उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट, वहां पे भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और द पेइंग कैपेसिटी तो आपकी कितनी है उसके हिसाब से जेल ट्रीटमेंट। तो जिसके पास पैसे हैं वो वहाँ पर कुछ। जी जी जी, उनको 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 बाहर का खाना भी मिल जाएगा, उनको सिगरेट भी मिल जाएगी, अच्छे ब्रांड भी मिल जाएगा, कपड़े भी मिल जाएंगे, समझ रहे हैं, और फैसिलिटी मिल जाएगी, हाउ मच यू कैन पे। पैसों का सिस्टम होता था, पैसों का आप जैसे क्लास में मॉनिटर होते हैं वैसे ही बंदी, मतलब एक जो जिसको मान लीजिए कि आप जिस अलग अलग बैरक होते हैं, जिसे मुलाहिजा बैरक कहते हैं, जहाँ पे पहली टाइम जो कैदी आता है उसमें रहता है। उसके बाद जो है बैरक नंबर 2 वहाँ पे जाएगा, बैरक नंबर 3। इसके अलावा जो है कुछ लोग जो खाना बनाने वाले रहते हैं उनका अलग बैरक। तो हर बैरक में एक मॉनिटर होता है, और वो मॉनिटर जो होता है वो होता है जिसको लाइफ इम्प्रिजमेंट हो गया हो, कन्विक्टेड हो, अपॉइंट्स कौन करता है? वो जेलर करते हैं, और जेलर अपॉइंट करते हैं। तो वो बंदी ही जो रहता है, जिसको बंदी रक्षक कहते हैं, वो पैसे लेता है, वो एक तरह से मॉनिटर होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप एक दिन के लिए जेल में आओ तो आपको 200 रुपये देने हैं,
आप 1 हफ्ता रहना चाहते हो बिना काम के, तो आप 2,000 रुपये दोगे। तो इसको कच्ची बैठकी और पक्की बैठकी कहते हैं। कैदी तक पहुँचती है बंदी रक्षक। बंदी रक्षक उसको जो है उठा के आपको डिप्टी जेलर और जेलर तक पहुँचाता है। वो मंथली इनकम, वो एक तरह से बंदी रक्षक को रहता है कि इतने कैदी आपके हैं और इतने आपको पैसे देने हैं, वसूल करने हैं उनसे। वसूल करने हैं। इसके अलावा कुछ जब नामी गिरामी बड़े, जिसे मान लीजिए आपने लूट की है या आपने कोई डकैती डाली है, आपने बैंक लूटा है या आपने कोई शराब के बड़े से धंधे में आए हैं, तो मतलब आपने पैसे बाहर से कमाए हैं, तो जेलर जब पहली टाइम मिलता है तो जब आपसे नाम वगैरह पूछता है तो कोने पे ही इतना लिख देता है। वो बंदी रक्षक जानता है वो कोड, तो वो उतने पैसे वहाँ से उगलवा लेता है और वो पैसे डिप्टी जेलर और जेलर तक पहुँचते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो उनके काम आते हैं, वहाँ से वो आपको डिप्टी जेलर से जेलर तक पहुँचेगा, फिर डीआईजी जेल तक पहुँचेगा, फिर आईजी जेल तक पहुँचेगा, फिर डीजीपी जेल तक पहुँचेगा, फिर मंत्री जी तक पहुँचेगा और टॉप चीफ मिनिस्टर। तो एक चेन बन गई, चेन ऑफ करप्शन। चेन आपका चेन आप बनी हुई है कि दैट इज कि वहाँ पे जो फैसिलिटी आप ले रहे हो वो ऊपर तक अगर कान तक पहुंच जाए तो वो डिस्टरबेंस ना हो उस फैसिलिटी में। तो मुझे लगता है, और ये ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की सिस्टम में मैं देख रहा था, लोगों ने जो बताया कि इससे पहले भी जितनी गवर्नमेंट आई थी और या इसके बाद भी जो गवर्नमेंट आएगी, इस सिस्टम को, जो जेल का सिस्टम है, उसको चेंज नहीं कर पाते हैं। इससे पहले भी जो सरकारें आई थी तो यही कच्ची बैठक पक्की बैठक होती थी। मैं गोरखपुर जेल भी रहा, मैं बहराइच जेल भी रहा और मैं मथुरा जेल भी रहा और अलीगढ़ जेल रहा। 4-4 जेल में मैं रहा और हर जगह एक फिक्स सिस्टम बना हुआ है। सबसे मुश्किल कहाँ पर था? कौन सी जेल थी? सबसे मुश्किल मथुरा जेल थी। एक तो गोरखपुर जेल में कम से कम मेरी फैमिली के लोग आके मुझसे मिल लेते थे। एक बार हफ्ते में एक बार बच्ची से मिल लेता था, कभी अपनी वाइफ से, कभी भाई से मिल लेता था। बाहर पता चलता रहता था कि केस के बारे में हो क्या रहा है। मथुरा जेल में, एक तो गोरखपुर से मथुरा जेल का 800 किलोमीटर का डिफरेंस था। घर के लोग कोर्ट जाए कि मुझसे मिलने आए तो वो मिलना कम हो गया। फिर कोविड का लॉकडाउन आ गया मार्च में के बाद। मार्च में जो कोविड का लॉकडाउन हुआ तो सीधे जो है वो जुलाई अगस्त तक हम लोग से कोई मिलने भी नहीं आया। मतलब आपको कम से कम जेल में वो घर वाले आते हैं तो फल लेके आ जाते हैं, बिस्किट लेके आते हैं। मतलब घर का खाना तो अलाउड नहीं है, पर घर का जो आपका फल होता है या पैक्ड बिस्किट वगैरह अलाउड होते हैं, तो वो भी बंद हो गए। घर जो जेल का खाना होता है उसमें आपको बता दूं कि वो रूटीन बना होता है कि मतलब एक वेजिटेबल होगी, उसमें आप थोड़ा नमक डाल दीजिए, एक सूप मिलेगा और रोटी मिलेगी, तो उसी से आपका, और चावल भी समझ लिया कच्चा चावल मिलेगा और वो वही फिक्स मिलता रहेगा। यू कांट सर्वाइव विद दैट बट यू हैव टू सर्वाइव। एवरीबॉडी सर्वाइव। जेल में जब आप पहली बार गए तो आप तो डॉक्टर थे, आपको आदत थी लैब्स में, हॉस्पिटल में जाने की। जेल में जब आप पहली बार गए तो क्या रवैया था वहाँ का, वहाँ के लोगों का, वहाँ के इनमेट्स का? जेल के कैदियों से हमेशा मुझे प्यार और इज्जत मिली। हमेशा से वो डॉक्टर साहब कहते थे, क्योंकि जेल में भी टीवी होती है और उसमें कुछ फिक्स टाइम होता है जब न्यूज़ चलती है। उन्होंने देखा था कि, और वो कहते थे, डॉक्टर साहब हमें पता है कि आपने कोई गलती नहीं है, सरकार आपको फंसा रही है। और मुझे याद है कि स्टार्टिंग के दिनों में जब मुझे, जैसे आपने कहा कि आपको लैब की आदत थी, आपको हॉस्पिटल की आदत थी, तो इसी तरह एसी की भी आदत थी, टॉयलेट। मैं तो जेल जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे, अगर मैं होटल भी जाता था कोई चूज करने, तो उस होटल में ये नहीं दिखता था बेड कैसा है और उन्मांड का है, उस होटल का टॉयलेट कैसा है, वो क्लीन है कि नहीं, तब मैं उस होटल को चुनता था। और यहाँ हालत ये थी कि मुझे टॉयलेट साफ करना पड़ता। तो ज़िंदगी तो चेंज होती है, पर जेल के कैदियों का हमेशा प्यार मिला। मतलब चाहे मैंने आपको बताया कि चाहे मैं मथुरा जेल रहा, चाहे मैं गोरखपुर जेल रहा, हमेशा से कैदियों ने मेरी मदद की। कभी कोई फल ला के देता था और कभी कोई जो है कुछ ला के दे देता था। डॉक्टर जानते थे, डॉक्टर, यहाँ तक कि मैं गोरखपुर में एक टाइम ये आ गया था लास्ट, मतलब गोरखपुर में बहुत लंबा रहा, 8 महीने से ज़्यादा। तो लास्ट के दिन तक आते-आते ये हो गया था कि मेरे अपने पास मैं बुखार की दवा, उल्टी की दवा, बदन दर्द की दवा रखने लगा था। तो मान लीजिए कभी किसी को रात में, क्योंकि एक बार जेल में जब 6 बजे बंद हो जाता है शाम को, तो नेक्स्ट डे 6 बजे ही खुलता है, चाहे आप कैदी बीच में कुछ कुछ भी हो जाए। तो उन उसको उल्टी हो रही है,
सब बदन दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, बुखार हो रहा है, तो उसकी दवाई मैं रखने लगा। तो लोग किसी को कुछ होता था तो मेरे पास आए, डॉक्टर साहब पेट दर्द कर रहा है, बहुत पेट दर्द कर रहा है, दवा दीजिए। इसके अलावा बहुत से ऐसे कैदी आती थे जो जिनको मान लीजिए ड्रग्स की आदत है, रोज वो कोकेन या चरस व गांजा ले रहे हैं, आउटसाइड marijuana, तो वो यहाँ पे उनको मिल नहीं पा रहा है, तो वो उनको सीजर यानी फिट्स आ जाते थे। जी। तो उनको कैसे लेटाना है, मतलब वो उनका सलाइवा ना हो जाए, एस्पिरेट ना कर जाए, टंग ना कट जाए, तो वो मैंने स्टार्टिंग में किया और फिर मैं धीरे-धीरे बाकी लोगों को भी सिखाने लगा। मान लो मैं वहाँ उतने दूर ना हूँ, वहाँ पे कोई है तो वो करने लगे, तो इट वाज़ गुड। मैं डॉक्टर में भी, जेल में भी आप डॉक्टर बने रहे। अच्छा, ज़िंदगी भर आज भी डॉक्टर बना हुआ हूँ। सबसे तकलीफदेह जो मरहला रहा है, जो इंसिडेंट रहा है, जो कि इस्तेमाल गवर्नमेंट के इस फैसले से सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको किस वक्त की? बहुत पेचीदा क्वेश्चन है। जब मैं एमडी पीडियाट्रिक्स कर रहा था, जब मैं खुद डॉक्टर बन रहा था बच्चों का, उस वक़्त मेरे टीचर्स मुझसे कहते थे कि जो माइलस्टोन है, यानी कि बच्चा पहली बार कब चलेगा, कब अम्मीजान या अब्बूजान बोलेगा, कब सीढ़ियाँ पहली बार चढ़ेगा, कब दौड़ने लगेगा, वो तब तुम्हें सही से याद आएगा जब तुम खुद बाप बनोगे। मतलब हर बच्चे का, जैसे बच्चा 1 साल पे खड़ा होता है, 15 महीने पे चल रहा है, 18 महीने पे दौड़ता है, ये सीक्वेंस आपको तब याद होगा जब आप खुद फादर बनोगे। मेरे साथ मुझे लगता है कि इस सब 8 सालों की जो ट्रेजेडी है, सबसे दर्दनाक ट्रेजेडी यही है कि जब मेरी बच्ची खुद 11 महीने की थी, उस वक़्त बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी हुई और मुझे ले जाया गया, और जब मैं वापस आया उस वक़्त वो मेरी गोद में थी और बोल भी नहीं पाती थी, चल भी नहीं पाती थी। जब मैं वापस आया तो वो दौड़ती भी थी और बोलती भी थी। आपने माइल्ड में साइनस कर दी। मुझे फादर नहीं समझती, पापा कहती थी, लेकिन पापा का मतलब। दूसरी बात, जब सीएनआरसी का इंसिडेंट हुआ, तो मेरा बेटा जो है वो 9 महीने का था, और जब मैं 8 महीने बाद वापस आया तो फिर 1.5 साल का हो गया था। वो भी दौड़ता था, और आप यकीन नहीं करोगे कि इनिशियल के दिन में वो हर रोज़ मैं चाहता था कि वो मेरे पास हो जाए। वो ज़िद करता था कि अब्बू के पास जाएगा, मतलब अब्बू मेरे भाई को वो अब्बू कहता था, उनके पास जाएगा। तो जो माइलस्टोन मुझे लर्न कर, वो मैं नहीं लर्न कर पाया, और अब शायद वो दिन वापस कभी आ नहीं पाएँगे। तो आज मैं ज़िंदगी भर वो सीख नहीं पाऊँ। अपने बच्चों के साथ वो जो मैं टाइम नहीं बिता पाया, वो सबसे दर्दनाक, मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा दर्दनाक, मुझे शायद योगी आदित्यनाथ जी ने ये दर्द दिया। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, आम पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक सबसे बड़ा मैसेज ये कि आपका अगर अमाल सही होना चाहिए, आपका दिल साफ होना चाहिए, और ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, बहुत से रास्ते आपको लगते हैं, अल्लाह पे भरोसा रखिए, एक मंजिल को डिसाइड कीजिए और उस पे चलते रहिए। आपको रास्ता चुनना है, मंजिल की फ़िक्र आप ऊपर वाले पे खोजिए, और आपको हैरानी होगी कि वो रास्ता भी आपके लिए मुश्किल उतना नहीं होगा। और ज़िंदगी में जब अंधेरा है तो उजाले भी हर तरफ होते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपके सारे मसाइल हल हो जाएँ और इसी तरह हेल्थ फॉर ऑल कैंपेन जो आप लेके चल रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आवाम में आम हो जाए। जी, हम एक डॉक्टर्स ऑन रोड भी इनिशिएटिव हमने कोविड-19 के सिलसिले में स्टार्ट किया था, क्योंकि हमें लगा कि जब मेट्रोज़ में इतनी डेथ्स हो रही, तो गाँव में कितनी देर होगी। और मुझे मतलब महसूस होता है कि हमने करीब-करीब हमने 300 कैंप किए। अभी मैं बिहार में था, करीब-करीब 15 दिन हम लोग वेस्ट बंगाल गए, वहाँ पे फ्लड जब आया था। वायनाड गए हम, जब लैंडस्लाइड आई थी। तो हमारी 4-5 डॉक्टरों की टीम है और 4-5 स्टाफ हैं। वी आर डूइंग वन इनिशिएटिव डॉक्टर्स ऑन रोड, जो कि लोकल लोगों के साथ मिलके करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया।